प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम अपनी इस कक्षा में आप सबों के लिए पोषण के दूसरे भाग परपोषण या विषमपोषी पोषण पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। बच्चों, आपने पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ा है और वैसे हम सभी जानते भी हैं कि पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषण के अंतर्गत सजीव अपने स्वयं से अपने शरीर का पोषण करते हैं। वो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन परपोषण या विषमपोषी पोषण का वह प्रकार है जिसमें कि सजीव अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। नाम से स्पष्ट है, परपोषण, यानी पर मतलब दूसरा, दूसरे पर पोषण। तो अब हम लोग जो है इस विषमपोषी पोषण या परपोषण, जिसे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, उसी के प्रकार को पौधों में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पौधों में विषमपोषी पोषण में भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहा जाता है और यह निर्भरता अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे क्लोरोफिल का नहीं होना अथवा कुछ खास प्रकार के मिट्टी में पूर्ण पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स का नहीं होना, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में यदि होता है तो ऐसी स्थिति में भी जो है विषमपोषी पोषण होना शुरू हो जाता है। आइए आज हम इसके प्रकार के बारे में देखें। पहला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसे कि मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। और तीसरा प्रकार है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, जिसे कि जो है कीटभक्षी पोषण कहा जाता है। और चौथा जो है वो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। तो ये चार प्रकार के ऊपर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहला प्रकार पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला प्रकार है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। यह जो न्यूट्रिशन है खासकर वैसे पौधे में होता है जिनके बॉडी में, जिनके शरीर में क्लोरोफिल का अभाव होता है और क्लोरोफिल के अभाव के कारण वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं। तो जब वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बना पाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन किसी दूसरे स्रोत से लेते हैं, यानी किसी दूसरे पौधे से लेते हैं। अब देखिए, जिन पौधों से यह अपना भोजन लेते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं, उसका पोषी कहते हैं। और चूंकि ये भोजन लेते हैं इसलिए जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं, परजीवी कहते हैं। स्पष्ट है कि ये उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन को लेते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से ये अपने पोषिका यानी अपने होस्ट को हानि पहुंचाते हैं। कि दूसरे अन्य जीवित प्राणियों से भोजन लेने वाले जो पौधे हैं, तो अन्य जीवित प्राणी क्या, दूसरे पौधे से जो भोजन लेते हैं, वैसे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें दो नए टर्म्स आ रहे हैं, परजीवी और परपोषी, पैरासाइट्स एंड होस्ट। जो भोजन लेते हैं वो पैरासाइट कहलाते हैं और जिनसे भोजन लिया जाता है वो होस्ट कहलाते हैं। और होस्ट को पैरासाइट्स के द्वारा हानि पहुंचाया जाता है।
उदाहरण के रूप में आपको लिखा हुआ है कस्कूटा या अमरबेल, चित्र आप देख सकते हैं। मिसेल्टो, ये दोनों तना के परजीवी हैं। ये तना के ऊपर रहते हैं और उस तने को पेनेट्रेट करके उसके जो संवहन बंडल होते हैं, संवहन उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वहाँ तक पहुँच करके यह वहीं से जा करके जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और एक रूट परजीवी है, जड़ का परजीवी है रेफ्लेसिया, ये जड़ के अंदर पेनेट्रेट कर जाते हैं। दूसरा जो है हमारा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मृतजीवी या मृतोपजीवी, सैप्रोफाइटिक। ये इस प्रकार के पोषण में पौधे करते क्या हैं कि ये जीवों के मृत शरीर से अथवा अवशेष जो हैं, शरीर के जो अवशेष सड़ गल रहे हैं, यानी या दूसरे पौधे के शरीर के सड़े गले अवशेष से जो है यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो चूंकि यह मृत शरीर या उसके सड़े गले अवशेष से भोजन लेते हैं, इसलिए ऐसे जो पौधे होते हैं ये मृतोपजीवी कहलाते हैं। अब देखिए, आपको इसमें समझना है कि ये अपना भोजन लेते कैसे हैं। वास्तव में ये जिस अपने भूखाद्य पदार्थ के लिए जिस जगह पर सेटल होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उसके ऊपर, उस मरे हुए शरीर या सड़ते हुए पदार्थ के ऊपर ये खास प्रकार का एंजाइम्स अपने बॉडी से छोड़ते हैं, जो उसके जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल और घुलनशील कार्बनिक अणुओं में बदलता है और फिर उस घुलनशील और सरल कार्बनिक अणुओं का अवशोषण ये करके अपना पोषण करते हैं। स्पष्ट बात समझ में आ गई? तो इस तरह से ये अपना पोषण करते हैं और ये सैप्रोफाइट्स भी कहलाते हैं। हमने आपको कहा अंग्रेजी में ये सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इसमें मुख्यतः कवक आते हैं, फफूद आते हैं, या छत्रक, गोबर छत्ता, या जिसे मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे पौधे इसमें आते हैं। इसमें क्लोरोफिल का पूर्णतया अभाव होता है। तीसरा प्रकार है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये तो बहुत ही पौधों की दुनिया, बहुत विचित्र दुनिया है। ऐसे पौधों के शरीर पर क्लोरोफिल पाए तो जाते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण भी कर लेते हैं, लेकिन अपने शरीर के प्रोटीन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन तत्व की ज़रूरत पड़ती है और ये नाइट्रोजिनस एलिमेंट उसे जो है मिट्टी से प्राप्त नहीं होता है। ये न्यूट्रिएंट आप कह सकते हैं, ये खनिज लवण उसे मिट्टी से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये वैसे जगहों में उगते हैं, वैसे बॉगी प्लेसेस पर, दलदली प्रदेशों में या मरु प्रदेशों में ये उगते हैं, जहाँ पर कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स का अभाव होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके प्लांट के बॉडी के कुछ पार्ट्स, कहीं पत्ते, कहीं टहनियाँ, कहीं जो है पर्णवृंत, वो इस प्रकार से मॉडिफाइड हो जाते हैं कि ये जीवित छोटे छोटे कीटों का शिकार करना शुरू कर देते हैं और फिर इनके शरीर में विशेष प्रकार के प्रोटीन पाचक एंजाइमों की उपस्थिति के कारण ये इसकी पूरी बॉडी को पचा लेते हैं और उसे अवशोषित करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए आप चित्र में देख सकते हैं, आपको चित्र में दिखाया जा रहा है पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू जैसे उदाहरण को। पीचर प्लांट में आप देखिएगा कि इसके जो पेड़ के पत्रफलक हैं, ये पूरा का पूरा एक पीचर के शेप्ड में, घड़ा या जग के शेप्ड में जो है ये बदल गया है और उसके ऊपर एक ढक्कन नुमा आकृति भी है। साथ ही एक विशेषता यह भी होती है, उसी तरह से आप आगे जो आएंगे, वीनस फ्लाईट्रैप में होता क्या है कि उनके पत्र या तने के सिरे से बहुत सारे जो है छोटे छोटे नुकीले जो है कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जो काफ़ी स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं
और इसी में जो आकर के कीट पतंगे छोटे छोटे जो होते हैं कृमि कीट वो फंस जाते हैं। उसी तरह से संडीव में एक हिंज नुमा बराबर आकृति की, पत्ते की दोनों तरफ की बराबर आकृति और बीच में वो हिंज नुमा कब्जी नुमा आकृति जैसी होती है, जो पूरी की पूरी खुलती है और बंद होती है। एक बात मैं आपको और बता दूं, इन कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए इनके ये स्ट्रक्चर्स जो शिकार करने के लिए बनाए जाते हैं, या तो काफ़ी चमकदार आकर्षक रंगों के होते हैं या चिपचिपे या लसलसे होते हैं, जिसके कारण कीट उधर आकर्षित होते हैं, या उसमें से कुछ खास प्रकार की विशेष प्रकार की गंध निकलती है। इस कारण कीट पतंगे उधर आकर्षित होते हैं और वहाँ जा कर के वो फंस जाते हैं और अंत में जो है उनका पौधे के द्वारा पाचन कर लिया जाता है और उससे नाइट्रोजन तत्व की ज़रूरतों को पूरा कर दिया जाता है। अंतिम जो है वह है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सहजीवी पोषण। पोषण का यह प्रकार अपने आप में विशिष्ट है। सभी पौधे सभी प्रकार की ज़रूरतों को अपने से पूरा नहीं कर सकते, तो अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए पौधे आपस में सहयोग की भावना को पैदा करके सरवाइव करने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए एक कॉपरेशन बना लेते हैं, सहयोगात्मक वृत्ति का निर्माण कर लेते हैं। उदाहरण में लाइकेन, आप जानते हैं कि लाइकेन क्या है? एल्गी और फंगी, शैवाल और कवक, इस दोनों का संयोजन से बना हुआ विशेष प्रकार के पौधों का समूह है। 2 प्रकार के पौधों का समूह है। इसमें शैवाल के अंदर क्या होता है? शैवाल के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण वह अपना भोजन है ना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेता है। लेकिन कवक वह स्वपोषी नहीं है। कवक जो है वह शैवाल को आश्रय देता है, मॉइस्चर देता है, नमी या पानी आप कह सकते हैं, वो प्रदान करता है और उस पानी का उपयोग करके शैवाल जो है क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने आप से भोजन को तैयार करते हैं और उस भोजन का दोनों मिलजुल कर उपयोग करते हैं और दोनों जीवित रहते हैं। पौधों का ऐसा जो संबंध है वह सिम्बायोसिस कहता है। दूसरा एक और प्रकार है दलहनी पौधे, लेग्यूमिनस कुल के फैमिली के जो पौधे होते हैं, दाल उत्पन्न करने वाले, चना, मटर, अरहर जैसे, इनकी जड़ों में राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु की क्या खूबी है कि ये जीवाणु वायुमंडल में मुक्त जो नाइट्रोजन होते हैं, वो मुक्त नाइट्रोजन को फिक्स करने की क्षमता रखते हैं। मिट्टी के अंदर फिक्स करेंगे और जब ये मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाएंगे तो ऐसे दलहनी पौधे जो कि प्रोटीन्स का अपने अंदर निर्माण करते हैं, वो उस नाइट्रोजन का अपने उपयोग करने लगते हैं और बदले में वो इस राइजोबियम को क्या करते हैं कि आश्रय भी देते हैं और साथ ही साथ भोजन भी देते हैं। बच्चों, कि आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और साथ ही साथ इसे लाइक और अपने दोस्तों के लिए शेयर भी अवश्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।